जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से भारतीय वायुसेना में कितने व्यापक तौर पर परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से ज़रूरी मेजर्स हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स ने सीरियसली लिया है और अब भारतीय वायुसेना क्यों ताकतवर हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने कम समय में भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा हुआ है वो आश्चर्यजनक है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आप कुछ भी मिस ना कर सकें। आपको याद ही होगा कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों ने आईईडी से हमला किया था, जिसमें हमारे 40 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें जैसे मोहम्मद के 300 से ज़्यादा आतंकवादी कुत्ते की मौत मारे गए थे। उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने एक हमला किया था, या ये कह सकते हैं भारतीय थल सेना के ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से एक नाकाम हमले की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय वायुसेना ने समय रहते ही विफल कर दिया था। और वहाँ पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के बीच में और भारतीय जेट्स के बीच में एक डॉग फाइट हुई थी, जहां पर हमारे अभिनंदन सर ने पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया था। वहीं एक सबसे बड़ी कमी भी भारतीय वायुसेना की उस समय उजागर हुई थी, और वो ये थी कि लॉन्ग रेंज की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट होती हैं उसमें भारत को कुछ कमियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से भारत ने जो ज़रूरी मेजर्स हैं वो उठाए हैं। तो आइए जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से कौन कौन से बड़े परिवर्तन भारतीय वायुसेना में हुए हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे जो ताकत में इजाफा हुआ है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से, वो था राफेल जेट्स का आना। जी हाँ, राफेल जेट का इंडक्शन एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा डॉग फाइट के बाद उस समय के भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोवा सर ने ये कहा था कि अगर उनके पास राफेल जैसे एयरक्राफ्ट होते तो उस डॉग फाइट का परिणाम कुछ और होता। यही कारण था कि उस समय राफेल की कमी सबसे ज़्यादा खली थी। लेकिन अब जब भारत में राफेल जेट आ चुके हैं और इन्हें 29 जुलाई को ये जो राफेल जेट का पहला बैच था, जिनमें 5 राफेल जेट थे, वो 29 जुलाई को भारत में टचडाउन कर चुका था, जिससे स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में शामिल कर लिया गया था 10 सितंबर को। वहीं जो दूसरा बैच था वो भी भारत में 4 नवंबर 2020 को आया था, और तीसरा बैच अभी हाल ही में 27 जनवरी को आया है। यानी कुल मिलाकर के भारत में जो राफेल जेट्स की संख्या है वो 11 के आसपास पहुंच चुकी है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसमें एडवांस वेपन, एडवांस एवियोनिक्स और ख़तरनाक जो सेंसर्स हैं उसमें यूज़ किए गए हैं, जो इसे बहुत ज़्यादा घातक बनाता है। अब क्योंकि राफेल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब ये है कि एक ही शॉर्टी में ये 4 अलग अलग मिशंस को परफॉर्म कर सकता है, उनको कैरी आउट कर सकता है। यही कारण है कि इसका जो स्ट्राइक पैकेज है वो अपने आप में इतना घातक है कि इसके टक्कर का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की इन्वेंट्री में इस समय नहीं है। राफेल में हैमर जैसी खतरनाक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वही बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के लिए इसमें मेटियोर जैसी दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। वहीं क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो इसके स्कैल्प जैसी क्रूज़ मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ था भारत के एयरफोर्स में, वो था नेत्र एवैक्स का शामिल होना। जी हाँ, भारत को जो सेकंड नेत्र एवैक्स था वो 2019 में मिला था। उसके बाद से भारत ने ये भी कहा था कि उस समय बालाकोट स्ट्राइक में जिस प्रकार से इन एवैक्स ने अपनी भूमिका अदा की थी, उसको देखते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि हमें ऐसे और एवैक्स की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को लेकर के DRDO काफ़ी सीरियस है और नेत्र एवैक्स पर वो काम भी कर रही है। फिलहाल जो कुछ भी हो, बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो ज़रूरी रिकॉन मिशन थे, जो ज़रूरी सर्विलांस था या जो ज़रूरी रेडार कवरेज थी, वो इन्हीं एवैक्स के द्वारा भारतीय फाइटर जेट्स को दी गई थी। इनका मुख्य मकसद भी यही होता है कि ये सर्विलांस, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एयरबॉर्न टारगेट्स, ये सब मिशन को परफॉर्म करें। उसके बाद एक बड़ा निर्णय जो भारतीय वायुसेना के हित में लिया गया वो अभी हाल ही में लिया गया, और वो था तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स और एंटी एयरफील्ड वेपन्स का। अगला एक महत्वपूर्ण कदम जो भारतीय वायुसेना की तरफ से उठाया गया या भारतीय वायुसेना के हित में उठाया गया, वो भी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा उठाया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने अभी हाल ही में जो 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स हैं इनको अप्रूवल दिया है, जिनकी लागत तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए के आसपास है।
इन 83 जेट्स में से 73 जो जेट्स होंगे वो मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, वहीं जो 10 जेट होंगे वो मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इनकी जो लागत है पूरी वो 48,000 करोड़ रुपए के आसपास है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी पता होनी चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स में जो ज़रूरी स्क्वाड्रंस की संख्या है वो 42 होनी चाहिए, लेकिन अभी वो घट के सिर्फ 30 ही बची है और प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को अपनी घटती स्क्वाड्रन की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए जल्द से जल्द इस प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं वो चाहिए होंगे। वहीं आपको एक खास बात पता होनी चाहिए और वो ये है कि सन 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी जो 40 तेजस मार्क 1A जेट्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया था और इनमें से ऐसा कहा जाता है कि ऑलरेडी जो 40 में से 23 जेट्स हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं। बाकी के जो तकरीबन 17 जेट्स हैं उन पे काम चल रहा है और 2023 के अंत तक या इसी साल के अंत तक हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 5 जेट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। वहीं जो बाकी के जेट्स होंगे वो 2024 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स और HAL दोनों का टारगेट ये है कि जल्द से जल्द तेजस MK-1A के प्रोडक्शन को ख़त्म करके तेजस MK-2 के प्रोडक्शन को शुरू किया जाए, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ सके। और आपको पता होना चाहिए कि तेजस MK-1A एक 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है और हर प्रकार से ये दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट अपनी श्रेणी में माना जाता है। यानी अगर हम लाइट वेट कैटेगरी की बात करें तो तेजस को दुनिया के सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट्स में शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम मिसाइल्स पर नज़र डालें तो 2019 के बाद से इंडिया ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं, जिनमें से अस्त्र MK-1, रुद्रम, ध्रुवास्त्र जैसी कई भी मिसाइल्स शामिल हैं। ध्रुवास्त्र को अभी हाल ही में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से फायर किया गया और ये जो पूरा टेस्ट हुआ ये डेजर्ट रेंजेस में किए गए हैं। वहीं DRDO द्वारा डेवलप की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी भारत ने अभी हाल ही में Su-30 MKI फाइटर जेट से फायर किया है और ये एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। इसका जो मुख्य टारगेट होंगे वो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने के लिए किया जाएगा। वही ध्रुवास्त्र की अगर हम बात करें तो ये भारत द्वारा डेवलप की गई एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल एनिमी के टारगेट्स को, खासकर बैटल टैंक्स को या उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको तबाह करने के लिए किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से Su-30 MKI में जो ब्रह्मोस मिसाइल का इंडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और अभी हाल ही में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तौर पर जो इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI हैं उनमें ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। मई 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इस मिसाइल का टेस्ट फायर किया था और ये किया गया था Su-30 MKI फाइटर जेट से और निश्चित समय के बाद या कुछ समय के बाद हम ये कह सकते हैं ब्रह्मोस NG नाम से एक और मिसाइल डेवलप की जा रही है जो इंडियन एयरफोर्स की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। यही नहीं, छुटपुट और भी कई परिवर्तन किए गए जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से भारत की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी हाल ही में सुखोई को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने की जो बातचीत है वो शुरू है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के जो 270 के आसपास फाइटर जेट्स हैं Su-30 MKI उनमें ज़रूरी एवियोनिक्स के जो अपग्रेड्स हैं, उनके एयरफ्रेम में कुछ अपग्रेड्स हैं या उनके वेपन पैकेज में कुछ अपग्रेड्स हैं वो किए जाएंगे और इससे इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।